Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to review and recap of The Story of Park's Marriage Contract episode number 1 and 2 in हिंदी। तो ये वीडियो रहने वाला है एपिसोड नंबर 1 और 2 का मिनी समराइज रिकैप के एपिसोड नंबर 1 में हुआ क्या था और एपिसोड नंबर 2 में क्या हुआ था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 और 2 का रिव्यू एंड रिकैप। एपिसोड नंबर 1 को जिस तरह से स्टार्ट होता है हमें पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड जो है उसका नाम है जो होप, जो कि एक बहुत ही अच्छी फैंसी ड्रेस मेकर है। मतलब हन्यांग जोजन के टाइम पे हन्यांग जगह पे वो इकलौती ड्रेस मेकर थी जो इतने फैंसी और इतने टैकी क्लोथ्स बनाती थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग एकदम सिंपल कपड़े पहनते थे भरे भरे से। इसीलिए जो होप जो भी बनाती थी वो इन डिमांड बन जाता था मार्केट में अमॉन्ग फीमेल्स। तो ये स्किल ड्रेस मेकर है कौन, हमें लेटर पता चलता है जो होप एक्चुअली में उसका रियल नेम जो होप नहीं है, उसका रियल नेम होता है पाक योन वू, जो कि एक नोबल फैमिली की लेडी होती है और द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। मतलब वो अपने पेरेंट्स की इकलौती डॉटर होती है। बट ना सवाल ये पैदा होता है कि योन वो जो होप के नाम से मार्केट में क्यों काम कर रही है। अपेरेंटली उस टाइम के हिसाब से योन वो बीइंग अ नोबल लेडी वो ऐसा मार्केट में जाके बिजनेस नहीं कर सकती। और दूसरी बात, वो जो कपड़े बना रही थी वो काफी टैकी स्टाइलिश और थोड़े एक्सपोजिंग थे उस टाइम के हिसाब से, जो अगर किसी के नजर में आ गए तो हो सकता है कि जो कपड़े बेच रहे हैं जो होप के वो लोग को अरेस्ट कर लिया जाए बाय ऑर्डर ऑफ किंग। इसीलिए योन वो कभी भी अपना फेस नहीं एक्सपोज करती थी मार्केट में किसी के भी सामने, क्योंकि बीइंग अ नोबल लेडी वो ये चीज कर रही थी जो कि एक नोबल फैमिली की डॉटर कभी भी नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू उस टाइम। और साइड बाय साइड हमें पता चलता है कि योनवू की जो मदर होती है वो उसे फोर्स करती है ऑल द टाइम टू गेट मैरिड, बिकॉज आज तक उसकी मदर ने जिसको भी लाया है उससे शादी करने के लिए, मैच मेकर्स वगैरह उन सब कुछ चेज आउट कर देती है योनवू अपने बिहेवियर से। और तो और उसके मदर जो भी सूटर को लेके आती है वो हर किसी को रिजेक्ट कर देती है। तो इसी की वजह से योनवू की मदर जो होती है वो थोड़ी अपसेट होती है योनवू से और थोड़ी फ्यूरियस होती है कि व्हेन शी विल गेट मैरिड। बट योनवू को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो अपनी लाइफ में काफी खुश होती है जो फ्रीडम उसको मिला है उसके वजह से। बिकॉज वंस शी विल गेट मैरिड शी विल बी बाउंड बाय ड्यूटीज एंड टाइटल्स जो उसको उसकी लाइफ में नहीं चाहिए। वो फिलहाल काफी अपनी लाइफ में खुश होती है। उसे काफी एम्बिशियस लड़की बताया है, उसे सक्सेसफुल ड्रेस मेकर बनना होता है अपनी लाइफ में, जो शायद नहीं कंप्लीट कर पाएगी कभी भी अपने लाइफ में, बिकॉज शी इज अ नोबल लेडी आफ्टर ऑल। उसके जो पेरेंट्स ने एक बार उसे बोल दिया है वो उसे करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल वो लोग बोल रहे हैं योनवू को टू गेट मैरिड, दैट मीन्स शी हैव टू गेट मैरिड। तो मदर की बोली हुई ये सब चीजें और खुद की रेपुटेशन को दिमाग में रखते हुए योनवू डिसाइड करती है कि वो कांग फैमिली के अगली बैचलर से शादी करेगी, जो कि काफी फेमस है फॉर बीइंग बैचलर अभी तक। तो इसी चीज को फुलफिल करने के लिए ताकि उस बैचलर से मिल पाए, योनवू कांग फैमिली के घर में जब पार्टी होती है उस टाइम पे एज अ मेड बन के जाती है अपनी मेड के साथ, ताकि वो उससे मिल पाए वो बैचलर से। बट होता यह है कि इन प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द बैचलर योनवू कम अक्रॉस कांग तेहा, एक मेंबर उस फैमिली का ही, जो उसे बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा उस बैचलर से मिलने के लिए। बट वो उसे कहीं पर भी नहीं लेके जाता है, वो खाली आगे लेके रखे छोड़ देता है उसे। और तो और जब वो उसे आगे लेके जाता है योनवू देखती है कि उसकी मदर भी उस पार्टी में है। अब पता नहीं योनवू की मदर उस पार्टी में क्या कर रही है, बट वो अपनी मदर को देख के छुप जाती है और कांगतिया उसकी हेल्प करता है बचने में। तो यहाँ पर एनकाउंटर दोनों का खत्म होता है एंड वी रियलाइज के योनवू को ऑलरेडी जानता है कांगतेहा, बिकॉज इन चाइल्डहुड दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। तो तेहा उसे रिकॉग्नाइज कर पाता है, बट योनवू एकदम कम्प्लीटली क्लूलेस होती है कि तेहा है कौन। तो इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और एक प्रॉब्लम सी अराइज हो जाती है योनवू के लाइफ में। एक्चुअली में होता यह है कि योनवू के बनाए हुए एकदम स्टाइलिश क्लोथ्स, एक्सपोजिंग क्लोथ्स किंग की डॉटर प्रिंसेस सीक्रेटली पहनती है अपने रूम में। उसकी मेड उसकी हेल्प करती है, उसकी मेड लाके देती है उसे। बट जब वो कपड़े पहनती है उस टाइम पे किंग उसके रूम में आ जाता है और उसे वैसे क्लोथ्स में देख लेता है, मिनी स्कर्ट पहनी होती है वो। तो ये देखते ही किंग को इतना गुस्सा आता है कि वो एक मीटिंग बिठा लेता है और लोगों से पूछता है कि ये जो कोड ऑफ ड्रेसिंग है उसका वायलेशन है और ऐसी चीज एग्जिस्ट कैसे कर रही है हन्यांग में, और इस चीज को फौरन खत्म किया जाए और जो लोग ऐसे कपड़े बना के बेच रहे हैं उनको सजा मिलेगी। तो इनफ सेट किंग ने इतना ही बोला कि पूरा हंट टाइप स्टार्ट हो जाता है मार्केट में कि किन किन के पास ऐसे कपड़े हैं और बेच कौन रहा है। और इसी के बीच में फंस जाती है योनवू, जो कि दूसरे दिन मार्केट में अपने कपड़े बेचने गई होती है सेलर्स को। तो लकीली होता यह है कि उसकी जो मेड होती है योनवू की, वो बाहर देख लेती है कि गार्ड्स योनवू के बनाए हुए कपड़ों को हंट कर रहे हैं और वो लोग चीजों का निकाल के फेंक रहे हैं, बाहर पकड़ रहे हैं। और ये देख के ही योनवू की मेड उसे पकड़ती है वहाँ से और वो वहाँ से उसको लेकर निकल जाती है।
तो वो अपने आप को पब्लिक के बीच में हाइड कर लेती है कि एक शॉपकीपर जो यॉनवू के कपड़े बेच रहा था वो गार्ड्स को बता देता है कि ये है जिसने कपड़े बनाए हैं, और फिर वहाँ से गार्ड उसके पीछे यॉनवू के पीछे भागना स्टार्ट करते हैं उसको पकड़ने के लिए, और यॉनवू भी अपनी जान बचाने के लिए उसकी मेट के साथ भागती है वहाँ से। तो यॉनवू काफी भागने का ट्राई करती है बट गार्ड उसके पीछे ही पड़े होते हैं कि उतने में कांग तेहा भी उसकी हेल्प करने का ट्राई करता है अंटिल दे मीट डेड एंड। उन लोग ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से आगे कोई रास्ता ही नहीं होता है भागने का। तो तेहा और यॉनवू खड़े रह के सोच ही रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए। सडनली एक लेडी मिस्टीरियस आइज के साथ अपीयर होती है उन लोग के सामने, और वो उन लोग को उसकी पैलेंकिन जो रखी होती है वहीं पर उसमें हाइड होने में हेल्प करती है। और तो और जब गार्ड्स ढूंढने के लिए आते हैं वो अपने आप को एक गवर्नमेंट को ऑफिशियल बताती है, जिसकी वजह से गार्ड्स उसके पैलेंकिन को टच भी नहीं करते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। सो इन डेप्थ ऑफ हर काइंडनेस यॉनवू उस लेडी से पूछती है कि हाउ कैन शी रीपे, बट वो लेडी उसे बोलती है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो लोग मिलेंगे तब वो रीपे कर सकती है, अभी नहीं चाहिए उसे। वो ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। तो जब वो चली जाती है यॉनवू तेहा से पूछती है कि क्या वो लोग एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं या फिर वो उसे जानता है क्या पहले से। तो इससे पहले तेहा कुछ भी उसे रिप्लाई करता या फिर वो उसे बताता कि वो उसे ऑलरेडी जानता है, यॉनवू की मेड आके उसे लेके चले जाती है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसकी मदर से रिलेटेड। सो इन ऑर्डर टू रीच हर होम एज सून एज पॉसिबल यॉनवू वहाँ से जाना स्टार्ट करती है कि उससे पहले ही उसका जो क्लॉक होता है वो तेहा के पास गिर जाता है और वो अपने घर चले जाती है। तो वो जैसे ही घर पहुंचती है उसे बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज मिलती है कि उसके मदर ने उसका जो मैरिज है किसी से फिक्स कर दिया है और वो इस चीज को अब रिजेक्ट नहीं कर सकती। और उसकी मदर को ये भी पता चल गया है कि वो मार्केट में कपड़े सेल कर रही है बना बना के। तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट डेवलप हो जाता है दोनों के बीच में, बिकॉज यॉनवू क्लियरली मना कर देती है कि वह ऐसे किसी अननोन इंसान से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट उसकी मदर एक नहीं सुनती और उसे इन द एंड ये बोलती है वो कि बीइंग अ नोबल लेडी वो ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। शी कैन नॉट बिकम अ मर्चेंट बिकॉज ऐसी चीजों के बारे में सोचना भी एक सीन है। तो इस आर्ग्यूमेंट के बाद जब थोड़ा टाइम निकल जाता है और रात होने लगती है यॉनवू अपने रूम में रैप अप करती है चीजें। वो एक बॉक्स में से मैप निकालती है, गोल्ड सिल्वर और कॉइन्स निकालती है ताकि वो घर से भाग पाए, और वो ऐसे ही करती है। रात होने पे वो अपने दीवार को जंप करके वहाँ से निकलती है, बट दीवार के उस साइड ऑलरेडी तेहा खड़ा होता है जो कि उसकी क्लॉक रिटर्न करने आया होता है और घर के अंदर ही देख रहा होता है जस्ट इन केस उसको यॉनवू दिख जाए, बट वो उसे दिख जाती है दीवार को क्रॉस करते हुए। तो तेहा को यॉनवू के सामान में एक मैप भी दिख जाता है और उसे समझ जाता है कि मे बी ये भागने का ट्राई कर रही है, बट उसका एम खाली उसे वॉच रिटर्न करना था। तो वो उसका पीछा करता है इनिशियली उसका वॉच रिटर्न करने के लिए, बट यॉनवू इतनी गुस्से में होती है कि वो उसको बोलती है कि वो उसका पीछा ना करे, और वो फिर भी उसका पीछा करता है। तो वो अपना एंगर उस पर बहुत अच्छे से उतारती है, जिसका गिल्टी यॉनवू को फौरन ही हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद अपोलोजाइज करती है उससे, और फिर तेहा उसको उसकी जो वॉच होती है वो रिटर्न करता है। तो यॉनवू से बताती है कि ये जो वॉच है ये उसके ग्रैंडफादर ने उसे दी थी और ये अभी तक न टूटी है न रुकी है, मतलब ये जो वॉच है ये काफी इंपॉर्टेंट वॉच है उसके लिए। इसके बाद यॉनवू का मूड जब थोड़ा ठीक होता है दे हैव अ लिटिल बिट कन्वर्सेशन, जिसमें यॉनवू से बताती है कि उसका ड्रीम क्या है, और इस चीज का रिप्लाई तेहा बहुत पॉजिटिवली देता है कि उसके जो भी ड्रीम है शी विल बी एबल टू फुलफिल, शी विल बी एबल टू फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, जो उसको उसके लाइफ में चाहिए वो उसे मिल जाएगा। ये सब सुन के यॉनवू उससे इतने इम्प्रेस होती है कि उससे पूछती है कि वेदर ही इज मैरिड और नॉट, और इस चीज के वजह से दोनों का जो मूवमेंट रहता है वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, बट नेवरदलेस दे आर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी। और यहाँ पर हमें रियलाइज होता है कि यॉनवू को तेहा पसंद है और तेहा को यॉनवू पसंद है, क्लियरली उन लोग के फेस पे दिख के आ रहा है। सो इन ऑर्डर टू बाय स्नैक्स फॉर यॉनवू तेहा थोड़ी दूर जाता है कि उतने में ही यॉनवू का फादर आता है गार्ड्स के साथ और यॉनवू को वहाँ से पकड़ के लेके चले आता है। तो बाय द टाइम तेहा रिटर्न आता है यॉनवू उस जगह पे होती ही नहीं है। इस दिन के बाद से टिल द डे शी गेट्स मैरिड वो ज्यादा सोशलाइज नहीं होती है और अपना जितना भी सामान रहता है ड्रेस मेकिंग का वो रैप अप करती है। जो भी सेलर्स उसके कपड़े सेल करते थे और उसके वजह से उन लोगों को हार्म हुआ है, जिनकी भी स्टोर को जलाया गया उसके कपड़े सेल करने की वजह से, वो उन लोगों को पैसा देती है और फिर अपने मैरिज के लिए रेडी होती है। और लेटर शी गॉट टू नो कि उसकी जो मैरिज है वो कांग फैमिली के एल्डर बैचलर से फिक्स हुई है जिसको पहले ढूंढ रही थी। तो वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है और एंड होती है और पूरा टाइम यॉनवू ट्राई करती है कि वो अपने ग्रूम का फेस देख पाए, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वो अपना पूरा टाइम फेस ही कवर करके रखता है। तो यॉनवू का पता ही नहीं रहता है कि वो दिखता कैसा है अंटिल द नाइट। जब वो रात में आता है रूम में तो शी गॉट टू नो कि कांग फैमिली का जो एल्डर बैचलर था वो और कोई नहीं तेहा है, कांग तेहा।
तो उसे देखने के बाद तो योनबू काफ़ी रिलीफ फील करती है बिकॉज शी मैरिड टू समवन जिसको वो ऑलरेडी जानती है और जो कि ऑलरेडी काफ़ी हैंडसम है और काफ़ी अच्छा इंसान है। बट इससे पहले वो कुछ ज़्यादा बात करे, वो आता है और अपना रोप काटता है और योनबू का रोप काटता है और एक्सचेंज करता है टाइज को। और वो बोलता है कि एक्सचेंज करना टाइज को मतलब दे आर ब्रेकिंग अप, दे आर हैविंग अ डिवोर्स। जो कि योनबू सुन के काफ़ी शॉक होती है और वो उससे रीज़न मांगती है। तो उसके रीज़न में तेहा उसे बताता है कि वो क्रॉनिकली इल है, उसकी कब डेथ हो जाए उसे ये भी नहीं पता है और वो उसे और रिसीव नहीं कर सकता बिकॉज वो उसे डिजर्व ही नहीं करता है योनबू जैसी लड़की। बट योनबू जो कि काफ़ी ब्रेव होती है वो उसे बोलती है कि दे विल लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ और वो इंटरेस्टेड नहीं है ब्रेकअप करने में, डिवोर्स लेने में। एंड ऑन द अदर हैंड तेहा इस मैरिज को ब्रेक करने के पीछे पड़ा होता है बिकॉज उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती है। तो योनवू से दूर हटने का ट्राई करता है बट योनवू इतनी स्टबर्न होती है कि वो उसको पूरे रूम में चेस करती है और इन दी एंड वो दरवाजे के आगे बैठ जाती है कि वो इस रूम से निकल ही नहीं सकता और दे कैन नॉट ब्रेक अप सो इजीली। सो एज द टाइम पासेस योनबू दरवाजे के आगे बैठे बैठे ही सो जाती है और तेहा उसे रोप से कवर करने के लिए जाता है विद लॉट ऑफ लव। मतलब वो उसे लव वाली आंखों से देख रहा होता है कि सडनली उसके हार्ट में बहुत बुरा पेन होता है कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है और ब्लड स्प्लिट करने लगता है। तो जब योनबू को होश आता है वो देखती है, वो संभालने का ट्राई करती है बट वो नहीं संभाल पाती है और इन दी एंड वो खाली उसे इतना बोलता है तेहा कि ही डजंट वांट हर टू क्राई लाइक बिफोर और वो खाली उसे इतना ही बोल पाता है, उसकी डेथ हो जाती है। दूसरे दिन तेहा की मदर आती है, एक्चुअली में उसकी मदर नहीं होती है, वो उसकी स्टेप मदर होती है। उसकी स्टेप मदर आके योनवू को स्लैप मार के बोलती है कि उसने क्या किया जो उसकी डेथ हो गई। तो इस चीज़ का जवाब बोल्डली योनवू देती है उसको, स्टेप मदर को, कि उसे अच्छे से पता था कि वो क्रॉनिकली इल था बिकॉज उन लोग की वेडिंग नाइट पे तेहा ने टाइज को एक्सचेंज किया था फॉर डाइवोर्स। तो उसके स्टेप मदर को बोलती है कि इन हिज ऑनर वो तेहा के ऑनर में 3 इयर्स का मॉर्निंग पीरियड रखने वाली है, जो ड्यूटीज होती है वो फुलफिल करेगी बट इन रिटर्न वो उसकी फैमिली या उसे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकती। तो इसके बाद रात में एकदम रेड मून होता है, एकदम कम्प्लीटली रेड मून होता है और योनवू बैठ के तेहा को याद कर रही होती है कि उसको टेबल के नीचे एक ब्रोच दिखता है बटरफ्लाई वाला। ये वही ब्रोच होता है जो योनवू के पास बचपन में हुआ करता था और योनवू ने बचपन में तेहा के पास ड्रॉप किया था और तब से लेके टिल द मोमेंट ही डाइड उसने वो ब्रोच अपने पास ही रखा था। इवन एट द मोमेंट जब उसे ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी उस टाइम पे वो ब्रोच गिरा था जिसकी वजह से तेहा के ब्लड जो था वो ब्रोच के ऊपर लग गया था और वही ब्रोच उसे मिलता है योनबू को टेबल के नीचे से। और जब वो ब्रोच को हाथ में लेती है उसके ऊपर जो ब्लड रहता है वो उस टाइम पे जब वो हाथ में लेती है तब भी वेट होता है। तो सोचने वाली बात है गाइस, उसकी डेथ एक दिन पहले हुई थी तो ब्लड तो सूख जाना चाहिए था एक दिन में, वो उस टाइम पे वेट होता है। हाउ? और बाय द टाइम हम देखते हैं कि कोई सस्पिशियस इंसान पीछे से आता है और वो योनवू को लेके चले आता है पकड़ के, उसका मुंह वगैरह बांध के। तो इनिशियली योनवू अनकॉन्शियस रहती है बट उसे जैसी कॉन्शियसनेस आती है वो एक पेड़ को ग्रैब करती है फ्लावर के और अपने आप को बचाने का ट्राई करती है बट पेड़ की डंडी उसके हाथ में आ जाती है इंक्लूडिंग फ्लावर्स और उसका ग्रिप जो रहता है वो छूट जाता है। इसके बाद वो बंदा उसे लेकर जाता है वेल में फेंकने के लिए। अब उसे जैसे ही वेल में फेंकता है योनवू के पॉकेट में से वो जो वॉच होती है उसकी ग्रैंडफादर की वो निकल के गिरती है और वो टूटती है और जैसे ही वो क्लॉक टूटती है आसपास की चीजें स्टॉप हो जाती है इंक्लूडिंग योनवू जो कि वेल के अंदर गिर रही होती है उस टाइम पे। बस एक ही इंसान होती है जो उस टाइम पे मूव कर रही होती है, वो है ये शेमन। तो ये शेमन अपनी जगह से उठती है और वो सारी चीजें सेंस कर पाती है कि योनवू के साथ क्या हो रहा है। तो मून की तरफ देखती है और उसे एक मून नहीं मल्टीपल मून दिखते हैं, ब्लड मून और नॉर्मल मून और उसके फेजेस उसे सब दिखता है। और फिर थोड़ी देर के बाद सब चीजें वापस से डिफ्रीज होती है और योनवू वेल के अंदर गिर जाती है और वो जैसे ही वेल के अंदर गिरती है वो नीचे ऐसे सिंक होती जाती है और फिर सडनली वो देखती है कि उसे कोई बचाने के लिए आ रहा है एंड इट इज नन अदर देन तेहा। और इस तरह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर एपिसोड नंबर 1। एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू एंड रिकैप मैं कल अपलोड करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया गिव इट अ थम्स अप ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और समझने आया। एंड प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एज आपका एक सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।